नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। CUT 2024 UG के फॉर्म्स अब कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और इन दिनों कड़ाके की ठंड के बीच स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की और साथ में CUT 2024 की तैयारियों को लेकर भी चिंतित हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे साथ आयुष हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आज के सेशन में वो CUT एस्पिरेंट्स खासतौर पर जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस जो डोमेन है उसके स्टूडेंट्स को तैयारियों के टिप्स देने जा रहे हैं। स्वागत है आयुष हमारे चैनल पर। थैंक यू मनमोहन सर। कैसे शुरू की थी आपने तैयारी आयुष, और अपने बारे में बताइए, किस कॉलेज में हैं आप, क्या आपका स्कोर था? सर मैं वैसे तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय BA प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट्स है। एंड मैंने CUT की प्रिपरेशन मैंने स्कूल में ही स्टार्ट कर दी थी। अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टार्टिंग से पहले मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी CUT की प्रिपरेशन। और इस टाइम में मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ, सो वहाँ पे थोड़ा मैंने सब सिलेबस को डिकोड करना स्टार्ट कर दिया था अपने टीचर से गाइडेंस लेके। तो मैंने ओवरऑल मैंने अपनी पूरी CUT की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के बेसिस पे की है। मैंने किसी कोचिंग वगैरह की मैंने हेल्प नहीं ली। और CUT की बेसिकली हमारा जो सिलेबस होता है वो बेसिकली NCERT बुक्स पे बेस्ड होता है। बट मैं एक ICSE से एफिलिएटेड स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता था वो काफ़ी अलग होता था NCERT बुक से। सो उसके रिगार्ड में मुझे काफ़ी थोड़ा सा इशू आया था, बट ओवरऑल मैंने उसे मैनेज कर लिया था क्योंकि NCERT की बुक्स भी इतनी ईजी लैंग्वेज में होती है, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। सेकेंडली मैं बोलूँगा कि NCERT को कवर अप करने के लिए बेस्ट होता है कि आप नोट्स बना लो, बिकॉज जब एग्ज़ाम पास आ रहा होता है तो इट्स वेरी हार्ड कि आप एक ही दिन में इतनी सारी बुक्स को एक साथ कवर अप कर सको। सो फॉर दैट आई थिंक नोट मेकिंग वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंडली फॉर CUT आई थिंक हमारे जो PYQs है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट बैच, मेरा बैच था, फर्स्ट बैच था CUT का जिसने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन उसके बाद से अभी स्टूडेंट्स के पास PYQs भी होते हैं, उनके पास एक बेसिक आइडिया है कि एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो फॉर दैट आई विल से कि उसमें फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, MCQs होता है। तो उसके लिए आई विल से कि आपको फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, डेट्स एंड ऑल, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से स्पेशली। और बिना हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि CUT के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। सो वो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप CUT के एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को समझे, पहले उसकी सिलेबस को कोडिफाई करें, कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। सो इसी तरीके से मैंने कहूँगा कि मैंने अपनी CUT की प्रिपरेशन। कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स है 10+2 में? 10+2 में मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मेरे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट था। अच्छा, DU में जैसे कहा जाता है कि आपको सब्जेक्ट वही चूज़ करने हैं जो आपके क्लास 12 में थे, वरना सब्जेक्ट मैपिंग का बड़ा इशू झेलना पड़ता है स्टूडेंट्स को। जी ऐसा होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आपका बैकग्राउंड वो नहीं है तो आपके फिर ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए वो DU की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने फॉर्म फिल किया था CUT का। जिस कोर्स में आप हैं, अब तो आप सेकेंड ईयर में हैं। ये सर। तो वो यही आपकी चॉइस थी या बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया इसको? नहीं सर, मेरी चॉइस यही थी एक्चुअली। स्टार्टिंग से ही मैं हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ हिस्ट्री के लिए। सो हिस्ट्री पॉलिटिकल वैसे मैं हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिला नहीं CUT में। बट जो मुझे कोर्स मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में स्टार्टिंग से ही काफ़ी दोनों में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके लिए मैं अच्छे से अभी कर रहा हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स जो है वो CUT की तैयारी करते हैं, खासतौर पर जब UG की बात करें तो टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। ये सर। कितना स्कोर लगभग सेफ होता है? आपका स्कोर कितना था? सर मेरा स्कोर CUT में 628 था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे श्री औरबिंदो कॉलेज मिला था। बट फर्स्ट ईयर के बाद मैंने एक माइग्रेशन प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा स्कोर किया एंड मेरा अटेंडेंस एंड ओवरऑल इंटरनल मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो उस बेसिस पे मैंने अपना माइग्रेशन लिया और मैं अभी श्री औरबिंदो कॉलेज से माइग्रेट होकर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में हूँ, जो कि साउथ कैंपस का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। सो वहाँ पे जाने के बाद
अगर सेफ स्कोर की बात करें तो अराउंड ऑन एन एवरेज आई से कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो मोर देन 600 तो आपको एटलीस्ट लेके चलना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, नॉट एज सच। और अगर आप नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हैं तो आई से आउट ऑफ 800 आपका स्कोर एटलीस्ट 770 तक तो एटलीस्ट टच करना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। आप तो CUT के डेब्यू एडिशन के स्टूडेंट रहे। यस सर। तो आपके सामने तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी। यस सर, यस इन सर। दिनों जैसे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे CUT की और बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि वो आपसे मिस हो गई और बाकी आपके जूनियर्स को करनी चाहिए? सर मैं सोचूँ आई से कि इस रिगार्ड में मैंने क्या गलती की थी कि मैं फॉर्म फिल करने का वेट कर रहा था, DU की गाइडलाइंस का वेट कर रहा था, तो इस चक्कर में मैंने कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन थोड़ी डिले कर दी थी। आई से कि आपको अपनी प्रिपरेशन तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए लाइक बिफोर अराउंड जनवरी अभी आने वाला है, तो एग्ज़ाम अराउंड मई में होगा इस बार CUT का। सो उससे लाइक जनवरी में ही आपको धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके सिलेबस को समझना शुरू कर देना चाहिए, कैसे PYQs आते हैं उनको PYQs एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा आई से, क्योंकि उन्हीं से आपको पता लगता है कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सो आई से कि इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसको सिलेबस को अच्छे से समझो और उसके बाद उस जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ना कि उसे डिले करो कि पहले हम फॉर्म फिल करेंगे फिर गाइडलाइंस आएगी, उसका वेट नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। इससे बेटर आप अपनी प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दो। जैसे DU में देखा जाए तो BA प्रोग्राम में हिस्ट्री और पोल साइंस जो ये कॉम्बिनेशन है सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन माना जाता है। यस सर। तो जो खासतौर पर यही कॉम्बिनेशन चुनना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करें? सर पर्टिकुलर एडवाइस तो मैं इस कोर्स में ये करूँगा कि लाइक ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों ही डोमेन लाइक बहुत सारी अलग अलग फील्ड की एक तरीके से हमें नॉलेज मिल जाती है। क्योंकि आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते थे पहले। यस सर, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता था, बट अभी मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा है, वो थोड़ी डाइवर्सिटी बनी रहती है कोर्स के अंदर। हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम डायनामिक का भी ध्यान रखते हैं कि करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि काफ़ी एक बैलेंस कोर्स होता है। और पर्टिकुलरली ऐसे कि आप हिस्ट्री की जैसे 12th की तीनों NCERTs जो न्यू NCERTs है, पॉलिटिकल साइंस की दोनों 12th की NCERTs को आप अच्छे से करें। हिस्ट्री मैंने बता दिया। 12th की इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है और 12th की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड 4th सब्जेक्ट था जो मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश तो आप आई से कि बेसिक इंग्लिश होती है, CUT इतने हाई लेवल की इंग्लिश नहीं डिमांड करता, सो हो जाता है वो इजीली इंग्लिश तो कवर अप। कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है CUT? यस सर, इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आप 12th में जो आप पढ़कर आए हैं उसी बेसिस पे आपको अपना एग्जाम देना है। बीइंग एन ICSE स्टूडेंट, अगर मैं इसे क्लैरिफाई कर सकता हूँ, जो CBSE स्टूडेंट्स है जो 12th में भी सेम NCERT बुक्स पढ़ते हैं, उन्हीं से एग्जाम आता है, सो उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा ईजी होता है मुझे लगता है। CBSE बोर्ड वालों को एक एज रहता है। एज रहता है एग्जैक्टली, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ICSE वालों को हमें NCERT बुक्स ज़्यादा हम रेफर नहीं करते हैं, सो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हुई थी मुझे कि उनको कैसे फर्स्ट टाइम मैं रीड आउट कर रहा था, तो मेरे पास टाइम भी इतना कम था, तो 3 महीने के अंदर अंदर मैंने चारों सब्जेक्ट्स के NCERTs को कवर अप किया था। तो जैसे आपको ऑरबिंदो कॉलेज मिला, Yes, sir. आपके उसके हिसाब से मार्क्स के हिसाब से जो है वो CSS पोर्टल पे, Yes, तो sir. दिल छोटा हो गया था फिर कैंपस या साउथ कैंपस? यस सर, एग्जैक्टली मैं टारगेट था आई मीन नॉर्थ कैंपस, बट मैं साउथ कैंपस में भी एटलीस्ट टॉप कॉलेज को प्रेफर कर रहा था, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ का क्राउड अच्छा हो, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यू सी, सो दैट्स व्हाई आई वाज टारगेटिंग दी बेस्ट कॉलेजेस। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि आई कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर। अगर मैं CBSE से अपनी 12th कर रहा होता तो मे बी शायद आज NCERT बुक्स पे मुझे ज़्यादा होल्ड होता, बट वो नहीं हुआ। बट स्टिल आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं माइग्रेशन हो गया मेरा एंड आई एम इन वेंटिलेशन। तो आप जो है वो फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा आपने CGPA स्कोर किया होगा? Yes, sir. जब भी आपको माइग्रेशन मिला? यस सर, यस सर। तो यानी कि उन स्टूडेंट्स को आप ये कहेंगे कि भाई अगर मान लिया कोई ऐसा कॉलेज मिलता है जो उनकी चॉइस का ना हो, चॉइस का कोर्स मिल जाता है, तो Yes, उस पर sir. स्टिक रहें? इससे स्टिक रहे और कहीं ना कहीं आप ट्राई करें कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ताकि मे बी माइग्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, और अगर नहीं भी होते तो स्टिल आपको जो भी कॉलेज मिला है क्योंकि ओवरऑल आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आप स्टूडेंट बन चुके होंगे तब तक, उसके बाद तो आपको रेदर देन कि उसके
नेगेटिव इम्पैक्ट के बजाय आपको उसका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए कि आपका कहीं ना कहीं इतने स्टूडेंट्स के बीच में जाके आपका सिलेक्शन हुआ है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको पॉजिटिव लें, ना कि एज नेगेटिव मार्क. मतलब माइग्रेशन का ऑप्शन खुला हुआ है. सर माइग्रेशन का ऑप्शन रहता है, बट इट डिपेंड्स कि आपके कॉलेजेस में सीट्स है या नहीं, आपके पर्टिकुलर कोर्स में सीट है या नहीं है. तो आपको माइग्रेशन के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी होगी. हाँ सर, वो तो थोड़ा था क्योंकि काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस था ये, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सीट्स के लिए पहले देखना पड़ता था कि कहाँ पर सीट अवेलेबल है नहीं है. अपने इंटरनल मार्क्स के लिए मुझे बहुत ही टीचर से काफ़ी कनेक्टेड रहना पड़ता था कि कहीं मेरे इंटरनल्स ख़राब ना हो जाए. और अटेंडेंस के लिए आपको अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं अब तो यूजीसी के अंडर, सो उसके लिए आपको कॉलेज भी रेगुलर अटेंड करना पड़ता है माइग्रेशन के लिए. और ऊपर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब के वेरिफिकेशन के चक्कर में काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस था. अब जो है आप वेंकटेश्वर कॉलेज में हैं और हर जो इस समय 12th का बोर्ड दे रहा होगा, उस स्टूडेंट का सपना होता है कि वो नॉर्थ कैंपस के अगर टॉप कॉलेजेस में नहीं आ पाए तो साउथ कैंपस उसको मिले. यस सर, एग्जैक्टली. तो इसके लिए बिल्कुल नटशेल में एक लास्ट टिप आई विल से कि prepare very try your best and make notes of NCERTs and keep the syllabus concise and go through the PYQs. Thank you. थैंक यू आयुष, हमें समझने के लिए.